हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का तीसरा अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना का अंतिम भाग 17 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। तो बच्चों, जो कि इस चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, अब जो है इस लास्ट लेक्चर के अंत में जाके जो होता है हम पहुंचे हैं वैश्वीकरण पे। ब्रेटन वुड्स जब तक मजबूती से काम कर रही थी तब तक हम ये नहीं कह सकते थे कि जो ग्लोबलाइजेशन या जो वैश्वीकरण की आज हम बात करते हैं वो जैसा कि आज हम उसका मीनिंग निकालते हैं तब तक हम उसे नहीं कह सकते थे। लेकिन इसके समापन के बाद जो है हमें जो आधुनिक रूप में जो हम वैश्वीकरण को देखते हैं उसे अब हम यहाँ पढ़ेंगे। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। अगर हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो होता है, जो अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से देशों की थी वो यद्यपि स्थिर थी और तेज दिख रही थी, लेकिन अगर इसके बाद भी हम देखें तो दुनिया में सब कुछ ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अच्छा चल रहा था। अगर हम 60 के दशक तक आते हैं तो 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को अब कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। तो जिस प्रकार से देखिए चेंज जो होता है इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा जो है चेंज आता रहता है, और यही चेंज हमें 60 के दशक में देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से अगर हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अब अमेरिका जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र था और कर्ज दाता देश था। लेकिन अगर हम देखें तो अब जो है स्थिति थोड़ी विपरीत हो रही थी, स्थिति बदल रही थी। और अब जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के जो डॉलर था वो अब उतनी ज्यादा जो है प्रधान मुद्रा के रूप में नहीं रह गया था। और इसका एक कारण यह भी था कि जो अमेरिकी डॉलर था वो जो होता है उसको सोने से मतलब उसकी गणना की जाती थी और उसके आधार पर अमेरिकी डॉलर जो होता है वो निश्चित होता था। लेकिन अब जो होता है वो सोने से भी उसका मूल्य जो है वो कम हो रहा था और बार बार जो है वो चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से अब लोगों में भी जो अन्य देश थे उसमें भी जो है अमेरिकी डॉलर को लेकर या प्रधान मुद्रा को लेके जो है पहले जैसा भाव नहीं रहा था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमतें अब गिरने लगी थी और अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई थी। जो अभी तक हम जो एक्सचेंज रेट की बात करते थे, जो विनिमय दर की बात करते थे कि एक फिक्स्ड विनिमय दर होगा, क्या होता था पहले कि विनिमय दर जो होता है मतलब कि अगर सोने का अगर अमेरिका में मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर हम लेते हैं कि अगर एक अमेरिकी डॉलर के बराबर जो है अगर 10 रुपए है, तो पहले ऐसी व्यवस्था थी जब फिक्स ये रहता था आपका एक्सचेंज रेट रहता था या विनिमय दर होता था। तो अगर मान लीजिए रुपए की वैल्यू 10 रुपए है तो वो हमेशा 10 रुपए ही रहेगी। पहले इसी प्रकार की व्यवस्था होती थी। लेकिन अब जो है इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो विफल हो गई थी और अब उसकी जगह जो है प्रभावमय या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू हुई थी। जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट था अब वो शुरू हो गया था। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो होता है वो क्या होता था, इसके तहत क्या होता था कि मान लीजिए जैसे कि किसी भी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता था कि अगर किसी भी कंट्री के उसके सिचुएशन को, उसकी इकोनॉमी को देखते हुए वहां की जो करेंसी थी उसे कम या ज्यादा किया जा सकता है, जो कि पहले नहीं होता था जब स्थिर विनिमय दर होती थी। लेकिन जब अस्थिर या प्रभावमय विनिमय दर की व्यवस्था शुरू हुई तो अब जो है करेंसी में चेंजेस संभव हो गए थे। आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि जैसे अगर भारत के अगर हम उदाहरण लेते हैं तो अगर एक डॉलर के बराबर अगर आज जो है 10 रुपए है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा 10 रुपए ही रहेगा। वो कभी जो हो सकता है आज 10 रुपए है, कल हो सकता है कि वो 20 हो और परसों हो सकता है कि वो 5 रुपए भी हो। तो इस प्रकार से जो होता है ये अस्थिर विनिमय या फिर प्रभावी विनिमय दर इस का उदाहरण जो है हमने समझा। विनिमय दर इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर को दो प्रकार की होती है, जैसे कि हमने अभी देखा, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। अगर हम देखें 60 के दशक से पहले तक पूरे विश्व में
स्थिर विनिमय दर का प्रचलन था, लेकिन इसके बाद जो है अगर हम देखते हैं तो आज, और अगर आज की भी बात करते हैं तो अब जो है परिवर्तनशील विनिमय दर का जो है वो समय है। स्थिर विनिमय दर, जब विनिमय दर स्थिर होती है और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है, जिसमें कि जो करेंसी होगी, मुद्रा होगी, वो स्थिर होगी। लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर, इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना ही घटती या बढ़ती रहती है, मतलब इसमें परिवर्तन होता रहता है। 70 के दशक के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय शरण जो संस्थान थे की शरण ले सकते थे। तो अभी तक जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान थे, IMF वगैरह थे, उन सब के जो होता है शरण में ले रहे थे, लेकिन अब जो है उन्हें क्या कहा गया, अब जो है उन्हें पश्चिम व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता जो थे संस्थानों से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि अब ना कर्ज का संकट पैदा हुआ, जिसके कारण लोगों की इनकम जो है कम हो गई और गरीबी बढ़ने लगी। और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या जो है वह सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी और 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक यहाँ काफी बेरोजगारी रही। तो अगर हम पूरे विश्व की भी बात करें, औद्योगिक विश्व की बात करें, तो अब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण जो है समस्या के रूप में उभर कर सामने आई थी। और 70 के दशक के मध्य से जो है यह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा था। और अगर हम लोग देखते हैं कि 90 के दशक की अगर हम बात करें तो यहाँ तक जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 70 के दशक के आखिरी सालों में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो MNC जिसे मल्टीनेशनल कंपनी हम कहते हैं, भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। तो अब जो है 70 के दशक के बाद अगर हम देखते हैं, अगर आखिरी के टाइम को देखें, तो अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, जो MNC थी, वो जो है अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहती थी, अपनी फैक्ट्री, अपने ऑफिस कहाँ खोलना चाहती थी, एशिया के, और एशिया में भी ऐसे जगह पे, मतलब एशिया के उन सारे देशों में जहाँ की लोग जो है बहुत ही कम सैलरी पर काम करने को तैयार हो जाते थे। चीन की अगर हम बात करें तो चीन 1949 की क्रांति के बाद से ही जो है विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था। जब चाइना में रिवॉल्यूशन आया था 1949, उसके बाद से ही वो विश्व राजनीति से थोड़ा अलग था। परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियां और सोवियत खेमे में बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अब अंग बन गए थे, जिसमें कि चाइना भी था। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम था, लोग कम वेतन पर कार्य करते थे। फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश शुरू कर दिया था, क्योंकि ये जो विदेशी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, जो MNC थी, इन्होंने मुख्य रूप से एशिया में अपना सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया था। और एशिया में भी जो है चाइना और भारत या फिर थाईलैंड की अगर हम बात करें, तो इन सभी जगह पे जो है इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज्यादातर टेलीविजन, मोबाइल फोन और खिलौने चीन में बने होते हैं या वहां के जैसे ही लगते हैं? आज हम देख सकते हैं, अगर हम ओप्पो की बात करें, वीवो की बात करें, हम जो मोबाइल फोन के ब्रांड यूज करते हैं, या मुख्य रूप से जो टेलीविजन वगैरह भी अगर हम उसके ब्रांड को देखें, तो ये, और अगर खिलौने देखें, टॉय वगैरह, तो ये सब चाइना में जो होता है मुख्य रूप से उनका प्रोडक्ट होता है। ये इसलिए है क्योंकि यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और खास तौर से वहां के कम वेतन का नतीजा है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और वहां जो है कम कॉस्ट में जो है चीजें तैयार होना शुरू हो गई। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में से ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रभाव पर भी अब असर पड़ा था। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल
पूरी तरीके से बदल चुका है। पिछले 2 दशक या फिर आज से हम अगर 20 साल पहले की बात करते हैं तो भारत, चीन और ब्राजील जो है और जो भी ऐसे डेवलपिंग कंट्री है, उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था में जो होता है बहुत ज्यादा हमें बदलाव देखने को मिला है। और जो वैश्वीकरण की आज हम बात करते हैं, कि ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। और इस आर्थिक पहलू ने जो होता है पूरे भूगोल को बदल दिया है। अगर हम नक्शे पर गौर करें तो पूरी तरह से जो होता है ये प्रभावित हुआ है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो बच्चों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का समापन हुआ, और उसके अलावा जो है वैश्वीकरण की शुरुआत किस तरीके से हुई, इसे हमें समझने का प्रयास किया। किस तरह से हम आज के वैश्वीकरण तक पहुंचे हैं, और सभी आज हम देख सकते हैं कि आज सभी कंट्री आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जो होता है जुड़ी हुई है, जो कि वैश्वीकरण की वजह से ही यह संभव हो पाया है।